10वीं कक्षा के हिंदी के दूसरे अध्याय जिसके शीर्षक का नाम है 20 के दांत। तो हम आपको आज इसी चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक एक करके बताएंगे। हम आपको बता दें कि इसके पहले हिंदी वाले वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके विस्तार से बताए थे। तो चलिए हम आपको आज इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाती है। इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप प्ले लिस्ट में जाकर हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं और अपनी मैट्रिक की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से आप प्ले लिस्ट पे जाइए और हर एक सब्जेक्ट के वीडियो को देखिए और अपनी मैट्रिक की तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं 20 के दांत शीर्षक से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, सी है प्रेमचंद्र और डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो हम आपको बता दें कि पहला का सही आंसर डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल कौन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है गिरधर लाल कौन है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी, मदन के पिता। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मदन के पिता। तो गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिता। तो दूसरा का बी आंसर सही हो जाएगा, मदन के पिता। अब चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर कि मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ डाले। जिस समय हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे उस समय हम आपको बताए थे कि मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़े थे, जिसे लेखक 20 के दांत बोलते हैं। क्योंकि सांप का 2 दांत होता है जो 20 का होता है, इसलिए लेखक यहाँ पर कांसू के दांत को 20 के दांत कहकर संबोधित किए हैं। और जब मदन कांसू के दोनों दांत को तोड़ देता है तो इसी को लेखक कहते हैं कि मदन ने कांसू के 20 के दांत तोड़ दिए, अर्थात मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़ डाले थे। तो तीसरा का सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा और इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रत्नावती शर्मा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। मतलब लेखक जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनके माता का नाम है रत्नावती शर्मा। अब हम लोग चलेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर जो कि 5वां नंबर है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में कितने तत्व समग्रता से उभर कर आए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में कितने तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो 5 का सही आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, 5वां का सही आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का तत्व समग्रता से उभर कर आए। चलिए अब हम लोग चलेंगे छठे नंबर क्वेश्चन पर। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो छठा का सही आंसर सी हो जाएगा, खोखा से। अब देखेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। 7वां नंबर क्वेश्चन है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगला का। मतलब खोखा खोखी जो शब्द है वह बंगला का शब्द है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, इस पंक्ति के किस पात्र ने कही है। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं,
इस पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। मतलब कौन था जो यह बात बोला था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब थे जो बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, खोखा खोखी का मतलब होता है बच्चा और बच्ची। तो 9 का सही क्या आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखिएगा, खोखा और खोखी शब्द का अर्थ होता है बच्चा, बच्ची। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है खोखा का क्या नाम है। मतलब खोखा तो उसका उपनाम हुआ, उसका जो ओरिजिनल नाम है उसका क्या नाम है। तो खोखा का ओरिजिनल नाम था कांसू। तो 10 का सही आंसर सी हो जाएगा। खोखा का क्या नाम है तो कांसू। चलिए अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 11 का सही आंसर डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या फिर प्रोफेसर या डॉक्टर। तो आपको हम बताए थे कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इस 12 का सही आंसर हो जाएगा ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। अब चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो 13 का सही आंसर डी हो जाएगा, अपने पिता के हाथों से। मतलब मदन जो है वो अपने पिता के हाथों से अधिकांश समय मार खाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, पिता के हाथों से। चलिए अब देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा। तो 14 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। चलिए अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी, मध्यम वर्ग को। अब देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांसू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। मतलब कांसू मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहता था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा लट्टू का खेल। हम आपको बताए थे कि कांसू मदन के साथ लट्टू का खेल खेलना चाहता था। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो 18 का सही आंसर ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रह गए। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र 5 से 6 साल का था। मदन का उम्र क्या था तो 5 से 6 साल। अब हम लोग देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था। तो मदन गिरधर का पुत्र था। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी, मदन गिरधर का पुत्र था जो कि सेन साहब के यहाँ नौकर का काम करता था। तो 20 के सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने।
नलिन बिलोचन शर्मा जो इस कहानी के कहानीकार हैं वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। हम आपको बताए थे कहानी के सारांश में कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, सन 1959 ईस्वी में। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। अब हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। तो 22 का सही आंसर बी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो 23 का सही आंसर ए हो जाएगा, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। तो 23 का सही आंसर ए हो जाएगा, 12 सितंबर 1961। अब हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, वदरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, वदरघाट पटना में। अब चलिए हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। तो 25 का बी आंसर सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इस बात पर किसको गर्व है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा माता पिता को। 26 का सही आंसर डी हो जाएगा, माता पिता को। मतलब सेन साहब को इस बात का गर्व था कि लड़कियां उनकी कठपुतलियां हैं। तो 26 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यहाँ पर लेखक लिखे थे कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि 27 का सही आंसर बी हो जाएगा, हंस। यहाँ पर लेखक बताए थे कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो 28 का सही आंसर बी होगा, खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। तो 28 का सही आंसर बी होगा, खोखा के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर। तो कहता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो 29 का सही आंसर सी हो जाएगा, 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी और एक बेटा था जिसका नाम था खोखा। ठीक है, तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। अब हम लोग देखेंगे 30वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ क्या है। सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ड्राइवर। तो 30 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए आपका दूसरे अध्याय का भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आपके पहले और दूसरे अध्याय के सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे भी मिल सके। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।